देर रात गए मंदाकिनी को रसोई से कुछ आहट सुनाई देने लगी। जब वो रसोई की ओर गई तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा के हाथों में कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा चुकी थी। उसके कपड़ों और मुंह पर खून लगा था और वो इस समय किसी राक्षस जैसी डरावनी नजर आ रही थी। सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुझे? भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये क्या बोल रही है सुगंधा? क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ माँ? चिल्ला क्यों रही हो? ये कच्ची मछली, छी, ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आई मेरे हाथ में? इतना कहकर सुगंधा उल्टी जैसी आवाजें करने लगती है। तू चल, तेरी तबीयत सही नहीं है। मंदाकिनी ने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया था और उसके बाद वो जाकर सीधा तपन को उठाती है। सुनिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुगंधा कच्ची मछली खा रही थी। उसकी वो आंखें, आवाज, वो सब मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। सुबह देखते हैं। अभी रात को हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे? किसी तरह बस रात बिताओ। ठीक है। इंद्राणी और सुगंधा का कमरा पास पास था। देर रात गए इंद्राणी को अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देने लगती है। कौन है? आमाके आरोमाचाई, तू आती है या नहीं? मुझे मच्छी दे वरना अच्छा नहीं होगा। सुगंधा की डरावनी आवाजें सुनकर इंद्राणी बुरी तरह से घबरा गई थी। सुगंधा के बार बार कहने पर भी इंद्राणी दरवाजा नहीं खोलती है। काफी देर तक उठापटक और दरवाजा पीटने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया था। अगली सुबह मंदाकिनी की चीख से इंद्राणी की नींद टूटती है। घर के बाहर कई जानवरों के शरीर के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे थे और सुगंधा अपने कमरे में बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। ये सब संयोग या हमारे मन का वहम नहीं हो सकता। आप भुवन को बुलाइए, उसे जरूर कुछ तो पता है। वो उस दिन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने ही चुप करा दिया। थोड़ी देर में भुवन घर पहुंच गया था। बीती रात की कहानी सुनने के बाद उसके माथे पर पसीना आ गया था। ये सब वही है जो आप समझ रहे हैं। इस नदी के आसपास एक मैछो भूत का साया है, इसलिए गांव के लोग इस हवेली या नदी के आसपास नजर नहीं आते हैं। मैंने आपको सावधान करना चाहा था लेकिन मेम साहब नाराज होने लगी थी तो मैंने बात बदल दी। मुझे बस ये बताओ, अब क्या होगा? कैसे सब सही होगा? मेरी बच्ची, उसे ठीक कर दो बस। एक बार कोई उसे मछली खिला देता है तो उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। ये सब बहुत बड़ी अनहोनी की शुरुआत है। वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मेरे बस से बाहर की बात है ये। कुछ तो उपाय होगा। एक व्यक्ति है, मैं कोशिश करता हूँ उसे बुलाने की। मुझे लौटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। पूरा दिन बीत गया था। रात घिर आई थी। भुवन अभी भी न लौटा था। इधर पूरा परिवार बेचैन होकर किसी तरह समय काट रहा था। सुगंधा पूरे दिन से बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे शरीर में जान ही न बची हो। रात हो गई है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं इसके कमरे में रुकती हूँ, आप लोग जाकर सो जाओ। नहीं, इसके कमरे में रुकना सही नहीं है। कहीं रात को इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? इसका कमरा बाहर से बंद कर दो और चलो यहाँ से। ठीक है। सभी अपने कमरे में चले गए थे। अचानक रात को तपन बाबू को जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर से दरवाजा बजा रहा हो। देखूं क्या? भुवन हुआ तो? नहीं, इस समय नहीं, अब सुबह ही देखेंगे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामान उठाकर पटक रहा है। भुवन ऐसा क्यों करेगा? मैंने दरवाजा बंद किया हुआ था, कोई अंदर कैसे आएगा? जरूर ये सुगंधा ही है। अचानक ही मंदाकिनी को ऐसा लगता है जैसे सब शांत हो गया है। लगता है अपने कमरे में चली गई है वो। तपन और मंदाकिनी वापस अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अचानक उन्हें बिस्तर के नीचे से खटखट की आवाजें सुनाई देने लगती है। तपन हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। एक बार फिर सब शांत हो गया
था। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, अचानक कमरे की खिड़की पर खटखट होने लगती है और तेज आवाज के साथ वो खिड़की खुल जाती है। पूरी रात यही आंख मिचौली चलती रही थी। किसी तरह डर के साए में रात बीती और सुबह उठकर जब मंदाकिनी ने सुगंधा का कमरा देखा तो वो अभी भी बाहर से बंद था और वो अभी भी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। कुछ देर में भुवन एक सिद्ध पुरुष को लेकर घर में प्रवेश करता है। भुवन ने आपको बुलाया ना? क्या समस्या है? समस्या तो हम खुद ही भाप लेते हैं। तुम लोग सब बाहर जाकर बैठ जाओ, मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी है, उसके बाद उस लड़की को लेकर यहाँ आना। इसके बाद बाबा अकेले में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। माँ, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ, बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा, इस समय तू जा कहाँ रही है? बाद में पी लेना पानी। यूँ अचानक से बेचैन नजर आने लगी है। सुगंधा के लिए परेशान है ना? परेशान मत हो, हमारी सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, भरोसा रख। माँ की बात का जवाब दिए बगैर इंद्राणी रसोई की ओर चली जाती है। तभी बाबा सभी को अंदर बुलाते हैं। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? आगे की विधि के लिए सबका यहाँ होना आवश्यक है। मैं देखता हूँ, शायद पानी पीने गई थी। तपन कुछ ही देर में इंद्राणी को लेकर वहां पहुंच जाता है। बाबा कुछ देर तक सुगंधा पर झाड़ फूंक करते हैं और फिर एक लोहे की कील को 7 बार सुगंधा के ऊपर से घुमा देते हैं। आप लोग बारी बारी से आइए, मैं सबके ऊपर से ये तंत्र करूंगा, इससे आपके आसपास से बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। जैसे ही बाबा इंद्राणी के चारों ओर कील को घुमाने लगते हैं, इंद्राणी की आंखें लाल होकर चमकने लगती है और वो बुरी तरह से हाँफने लगती है। तू मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। पकड़िए इसे जल्दी, यही है वो। हाँ। तपन और भुवन उसे कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इंद्राणी उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है। अचानक ही जैसे 10 आदमियों की ताकत उसके भीतर आ गई थी। बाबा ने साथ लाई हुई भभूत उसके माथे पर मली और फिर उसे रस्सियों में जकड़ दिया। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो भूत तो सुगंधा के अंदर था, फिर ये इंद्राणी ने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो आधी अधूरी थी। उस रात को जब सुगंधा ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया तो इसने दरवाजा खोल दिया और फिर वो मेछो भूत सुगंधा से इसके शरीर में प्रवेश कर गया। बाहर वो जानवरों की अधखाई लाश आपने देखी, उन्हें भी इंद्राणी ने ही खाया है। और पिछली रात जो आपके साथ घटनाएं घटी वो सब इसी के कारण हुई, क्योंकि सुगंधा को तो आपने उसके कमरे में बंद कर दिया था। गनीमत रही कि आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। नहीं, ये सच नहीं है। इंद्राणी तो अभी कुछ देर पहले तक ठीक थी। मुझे लगता है इन बाबा ने कोई टोटका कर दिया मेरी बच्ची पर। पता नहीं ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों को। ठहरो, मैं साबित करता हूँ। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक लौंग इंद्राणी की जीभ पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ ही देर में इंद्राणी ने उल्टी करना शुरू कर दिया, जिसमें जानवरों के शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। अब यकीन हुआ, जब मैंने कील से उतारा करने की कोशिश की तो सुगंधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तभी समझ गया था कि उसने शरीर बदल लिया है। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। अगर 24 घंटे के अंदर सुगंधा को मदद ना मिलती तो उसकी मौत हो जाती और वो इंद्राणी के शरीर में रहकर अपना कहर जारी रखती। हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। पूरे परिवार का विनाश करने आई है वो। कोई नहीं बचेगा इस परिवार से। आप ही बताइए, हम काम करें तो क्या करें? ये मकान क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बस किसी तरह से मेरे परिवार को बचा लीजिए प्लीज। नदी किनारे हमें तंत्र करना होगा। ये जहां से आई है इसे वहीं लौटना होगा। बस यही एकमात्र उपाय है। आप लोग ताजी मछली मंगवा लीजिए। बाबा ने तंत्र की पूरी विधि शुरू कर दी थी। परिवार के सभी लोगों को अभिमंत्रित करके धागा पहनाने के बाद उन्होंने नदी किनारे रेत पर बैठकर 4 बांस सामने रखे और अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें जागृत करने के बाद घर के चारों दिशा में गाड़ने के लिए दे दिया। भुवन ने जाकर घर के चारों ओर बांस गाड़ दिए थे। अब बस एक बार उसे इंद्राणी के शरीर से बाहर निकलना है। आपका घर अब सुरक्षित है। वो चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आप सभी को घर के अंदर रहना है। बस इंद्राणी को यहाँ कुर्सी सहित मजबूती से बांध दो। सभी लोग घर के अंदर चले गए थे।
बाबा ने एक रक्षा सूत्र लेकर इंद्राणी के चारों ओर लपेट दिया और उसके बाद हवन कुंड से कुछ कुछ दूरी पर मछली को रखते हुए नदी के अंदर की ओर रास्ता बना दिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसे सुनकर इंद्राणी बुरी तरह से छटपटा रही थी। मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली ला कर दे। तुझे मछली चाहिए तो जा ले, इस बच्ची को छोड़ दे, तेरा भोग वहां रखा है, जा। मछली खाने के लिए मेछो भूत को इंद्राणी का शरीर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है और उसी समय बाबा इंद्राणी के हाथ में भी धागा बांध देते हैं। मेछो भूत को मछली खाते देख बाबा एक जलता नारियल उठाकर उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो भस्म होकर गायब हो जाता है और इस तरह इंद्राणी मेछो भूत से मुक्त हो जाती है। तपन बाबू ने उसी महीने अपना तबादला करा लिया था और हवेली एक बार फिर से खाली हो गई थी। कॉलेज के कैंटीन में शाम का वक्त था। 5 दोस्त अगले ट्रिप की बातें कर रहे थे। यार इस बार कहीं अलग चलते हैं, गोवा हर बार बोरिंग हो गया है। मयूर चुपचाप मोबाइल देखते हुए बोला, एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी पूरे आराम से नहीं घूमते। सबकी नजर उस पर गई। कहाँ? मयूर ने सिर उठाया। दुमास बीच। एक पल की खामोशी। सूरत वाला दुमास? हाँ, मेरे गांव के पास है। कुशल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वही हॉन्टेड बीच जिसके बारे में रील्स आती रहती है। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें गंभीर थी। रील्स से पहले मैंने उसकी कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। मयूर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। मेरी दादी कहा करती थी, जो कोई तमाने रात्रे दुमा सामाम नामा थी बोलवे तो पाचाला पारी ने जोसो नाहिम। मतलब दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब अफवाहें होंगी। हो सकती हैं, पर मेरे गांव में मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ नाव नहीं ले जाते। नील अब तक चुप था। उसने बस इतना कहा, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है, पहले डर फिर उत्सुकता। तो यार वहीं चलते हैं ना, वैसे भी ट्रिप तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ ही मयूर का गांव भी देख लेंगे। नहीं, ऐसी जगहों पर जाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी अगर वहाँ रात रुकना हुआ। नील कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ना हाँ थी ना ही ना। मेरे गांव के घर में रुक सकते हैं, वहाँ से बीच कुछ 2 घंटे है, बस देखने चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बस देखने। सिर्फ दिन में, शाम होने से पहले वहाँ से निकल आएंगे। हाँ, कोई एडवेंचर नहीं। सबने हामी भरी। शुक्रवार सुबह की ट्रेन की सीटें, हंसी मजाक, चाय और फोन। शाम होते होते वो मयूर के गांव पहुंच गए। गांव शांत था, हवा में मिट्टी की गंध थी। सभी फ्रेश होकर बाहर आए। तभी कुशल बोला, चलो अभी चलते हैं दुमास। नहीं, हमने तय किया था दिन में। रात को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मयूर ने भी सिर हिला दिया। कुशल निराश हुआ पर मान गया। अगली दोपहर उन्होंने ऑटो पकड़ी और 2 घंटे बाद दुमास बीच पहुंच गए। बीच लोगों से भरा हुआ था। लोग पानी में खेल रहे थे तो कहीं बच्चे बीच पर खेल रहे थे। कुछ बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। भाई यहाँ तो कार्निवल चल रहा है। तभी रिया ने जमीन की तरफ देखा। रेत इतनी काली क्यों है? नील ने पैर से रेत उड़ाई। ये रेत इतनी लूज है जैसे नीचे गड्ढा हो। कुशल ने मयूर की तरफ देखा। भाई सच बता, बीच पर इतनी काली मिट्टी कैसे? मयूर ने समुद्र की तरफ देखा। लोग कहते हैं यहाँ सैकड़ों सालों तक शमशान था। अहीनो इतिहासा अंधकर्मयाचे। सब चुप। राख मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कई अधजली लाशें यहीं दफन की जाती थीं। काली रेत पर लहरें जोर से टकराई। सफेद झाग और भी डरावना लग रहा था। सरकार ने बाद में शमशान दूसरी जगह शिफ्ट किया ताकि लोग समंदर के किनारे आ सकें। पर डर अब भी यही है। दिन में दुमास साधारण लगता है, पर कुछ जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। दोपहर ढलने लगी थी। समुद्र की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी। अच्छा, एक बात नोट की तुम लोगों ने? सब रुक गए। पीछे तक लोग ही लोग हैं, पर यहाँ से आगे कोई भी नहीं। सच में जहां वो खड़े थे वहां से आगे बीच पूरा खाली था।
तभी रेत पर झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फटी शर्ट, हाथ में बोरी, प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। मयूर, इसी से पूछते हैं। वो आदमी पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज में अजीब ठंडापन। भाई, હવે અહીં મેં કોઈ કે મેં નથી આવા તુમ ઘાની બડી જાગે છે અને પાણી સ્વચ્છ છે। कराना कहे भागे छे सबने उसकी तरफ देखा। जे अमरता दे होने दफाना ववमम अव्याहता। हवा जैसे रुक गई। आ स्मशान ग्रह नो ए भाग छे ज्यां फक्त राख ज नथी पण मृतदेहो पण माटी मां भली जाए छे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नील ने बिना बोले कदम पीछे खींच लिया। आ रेती नीचे घणा लोको सुई रहा छे तेथी ज लोको अहीं आवे छे। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। आरव ने चुपचाप अपनी खाली बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी कुशल की नजर दूर गई। वो देखो। दूर रेत के पार एक पुरानी सी छत दिखाई दे रही थी, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। चल वहाँ चलते हैं। नहीं, और आगे नहीं। शाम होने वाली है, अंधेरा हुआ तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कुशल ने घड़ी देखी। अरे अभी 4 ही तो बजे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 6 से पहले बाहर निकल जाएंगे। और पीछे लोग भी दिख रहे हैं। रिया, मैं बचपन से इसके बारे में सुनता तो आया हूँ, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। वो रुक कर बोला, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। हवा जोर से चली। लहरें ज्यादा तेज लगने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पीछे का शोर धीरे धीरे गायब होता गया। रिया की चाल धीमी हो गई। मैं आगे नहीं आऊंगी। सब रुक गए। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं पीछे जाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम लोग जाकर आओ। आरव ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ रुक गया। मैं भी रिया के साथ वापस जा रहा हूँ। हम तुम लोगों का इंतजार करते हैं। नील, कुशल और मयूर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंच गए। वो घर नहीं था, बस उसका ढांचा था। गिरी हुई दीवारें, टूटी छत, चारों तरफ मलबा। नील ने पीछे देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न बच्चे, न चाट वाले, न आवाजें। यार, पीछे पूरा बीच खाली दिख रहा है। कुशल हंस पड़ा। अरे डरपोक, अभी सूरज ढला भी नहीं है। मयूर ने पुरानी सी जंग लगी नेम प्लेट के पास खड़े होकर फोटो खींचना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, दुमास बीच, शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। नील, अगर जाना है तो जा, हम आते हैं थोड़ी देर में। नील ने एक बार समुंदर की तरफ देखा। मैं रिया और आरव के पास जा रहा हूँ। तुम लोग भी जल्दी वापस आओ। वो पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वापस चल पड़ा। कुछ दूर जाकर नील ने आवाज लगाई, रिया, आरव। उधर मयूर और कुशल जूते उतार चुके थे। चल आजा, पानी में चलते हैं। सारे दोस्त अब 3 अलग अलग दिशाओं में थे। बीच के बाहर नील, रिया और आरव तीनों चुपचाप खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल होकर समुद्र में उतर रहा था और एक एक करके सारे लोग बीच से बाहर निकलने लगे थे। चाट वाले अपने ठेले समेट रहे थे। ऑटो वाले आवाज लगा रहे थे, चलो चलो, आखिरी ऑटो। पर मयूर और कुशल अब तक नहीं आए थे। नील बार बार पीछे देख रहा था। यार, अब काफी देर हो गई है। सब लोग निकल चुके हैं। आरव ने भी मोबाइल देखा। 6 बजे है। इन्होंने कहा था 6 बजे से पहले निकलेंगे। नील ने आरव की तरफ देखा। चल भाई, अंदर जाकर देख लेते हैं। रिया ने तुरंत दोनों को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। शायद आ ही रहे हो। हम यही इंतजार करते हैं। प्लीज तुम अंदर मत जाओ। नील और आरव रुक गए। तीनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जिसमें कोई वजह समझ नहीं आती, बस डर लगता है। वहां मयूर और कुशल को पानी में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब दोनों बाहर आए तो आसमान का रंग बदल चुका था। हल्का अंधेरा उतरने लगा था।
कुशल ने कपड़े पहने और चारों तरफ देखने लगा। अरे इतनी जल्दी शाम हो गई। मयूर ने भी इधर उधर देखा। यार रास्ता किधर है? दोनों ने अंदाजे से चलना शुरू किया, पर जितना चलते गए उतना ही बीच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेत, हवा और अंधेरा, बस यही था। धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा गया। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। गीले कपड़ों में ठंडी हवा लगने लगी, दांत बजने लगे। चारों तरफ बस समुंदर की आवाज और अंधेरा। नील, रिया, आरव। कोई जवाब नहीं। मयूर ने नील को फोन लगाया और कुशल ने आरव को। कहाँ हो तुम लोग? हम बाहर खड़े हैं। सब लोग कब का निकल गए हैं? हम चलते रहे पर रास्ता नहीं मिला। लग रहा है जैसे गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में कॉल कट गई। कुशल ने मोबाइल देखा, बैटरी डेड। मयूर के फोन में 1% बैटरी बची थी। दोनों थक कर वहीं रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी हवा के बीच एक आवाज आई। कुशल? बहुत प्यारी, बहुत मुलायम आवाज। थोड़ी देर में फिर से। कुशल? कभी समुंदर की तरफ से, कभी पीछे से, कभी सामने से। दोनों की रूह कांप गई। तभी मयूर के दिमाग में एक ख्याल आया। शायद हमारे दोस्त ढूंढने आए हों। दोनों आवाज की दिशा में भागने लगे। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। मयूर, तुम आइम सुम करे रियो छे। दोनों वहीं रुक गए और पीछे मुड़े। मयूर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो मेरी दादी जैसी आवाज है। कुशल ने डरते हुए पूछा। तेरी दादी? मयूर ने धीरे से कहा। 8 साल पहले वो खेत से वापस नहीं लौटी थी। लोगों ने बहुत ढूंढा पर कभी नहीं मिली। कुशल का डर अब काबू से बाहर था। डर से पैंट गीली हो चुकी थी। भाई मुझे यहाँ से निकलना है यार, मुझे मरना नहीं है। तभी हवा में जलती लकड़ी की बदबू फैल गई। उन्होंने पीछे देखा, दूर से धुआं उठ रहा था। वो उल्टी दिशा में भागे कि अचानक पैरों के नीचे पानी आया। दोनों चौंक गए। हम पानी में कैसे आ गए? वो फिर उल्टी दिशा में भागे और फिर रुक गए। उन्हें सामने सफेद कपड़ों में चलता हुआ साया दिखने लगा। दोनों डर के मारे नीचे बैठ गए। आज तो खत्म हो गए भाई। उसने फोन देखा। रात के 12 बजे थे और तभी फोन ऑफ हो गया। अचानक कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी और 10-12 कुत्ते भौंकते हुए उनके पास आए और उन्हें घेर लिया। कुशल बेल्ट उतार कर घुमाने लगा। मयूर उन पर मिट्टी फेंकने लगा। वो दोनों चीखे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी मयूर को गीली मिट्टी मिली। उसने गीली मिट्टी फेंकी। दोनों लड़खड़ा कर फिसले और सामने देखा तो कुत्ते गायब हो चुके थे। फिर वही लकड़ी जलने की बदबू आने लगी। दूर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी। दोनों उठे और उम्मीद में उनकी ओर चलने लगे। तभी वो सब लोग जलती लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़े। मयूर और कुशल पीछे मुड़कर भागने लगे और पानी के पास पहुंचे। उन्होंने पीछे देखा। लोग अभी भी चिल्लाकर उनकी ओर आ रहे थे। वो दोनों पानी के अंदर भागे और फिर पीछे देखा तो कोई नहीं था। तभी समुंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति उठी। दोनों थकान से चीख भी नहीं पाए, बस भागते हुए बाहर आए। तभी फिर से कुत्ते भौंकने की आवाज आने लगी। जलती लाशों की बदबू, राम नाम सत्य की आवाजें, सारी चीजें एक साथ होने लगी। थकान से उन्हें चक्कर आने लगी और दोनों नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। अगली सुबह नील, रिया, आरव, मयूर के मामा और पुलिस के साथ बीच पर पहुंचे, उस पुरानी इमारत के पास जहां कुशल और मयूर गए थे। पर वहां पर कोई नहीं था। वो उन्हें ढूंढते हुए आगे गए। कुछ दूर पानी के किनारे मयूर और कुशल बेहोश पड़े मिले। उनके कपड़े गीले थे,
शरीर पर रेत चिपकी थी। उन्होंने दोनों को उठाकर घर लाया। उन्हें दोपहर में होश आया, तब उन्हें तेज बुखार था। मयूर के मामा शाम को डॉक्टर को ले आए और उन्हें दवाइयां दी। रात को जब बुखार उतरा तो उन्होंने डर डर कर कल रात की पूरी कहानी सुनाई। रात में अभी भी शमशान है। मयूर आज भी जलती लकड़ी की बदबू से नींद में चिल्ला उठता है।